श्रीधर की मौत की खबर जगमोहन ने आकर दी थी। 4 रोज पहले जगमोहन बताकर ही गया था कि वे बाबलपुर जा रहा है। मैंने कागज के एक पुर्जे पर श्रीधर का फ़ोन नंबर लिखते हुए कहा था, बाबलपुर जा रहा है तो श्रीधर से भी मिलते आना। यह उसका फ़ोन नंबर है। उसके यहाँ जाने से पहले उसे फ़ोन घुमा लेना। खबर देते हुए जगमोहन सुबक पड़ा था। जरा सहज होते हुए बोला, मैंने उनके यहाँ जाने से पहले फ़ोन किया तो सारिका भाभी बोली थी श्रीधर फ़ोन पर नहीं आ सकते, उनसे मिलना है तो घर पर आना होगा। जगमोहन एक पल के लिए रुका, फिर बोला। सारिका भाभी की आवाज़ में एक खौफ था जिसने मुझे विचलित कर दिया था। अपने काम से फारिग होते ही मैं उनके यहाँ चला गया था। सारिका भाभी शायद मेरी ही प्रतीक्षा में थी। मुझे देखते ही वह ऊपर वाले कमरे में चल जाने को निर्देश दे सीढ़ियों की बढ़ गई। मैं भी उनके पीछे पीछे हो लिया था। लगता है श्रीधर कुछ अस्वस्थ चल रहा है, जो फ़ोन पर भी नहीं आया और नीचे भी नहीं आ पाया। सारिका भाभी का चेहरा भी तो कैसा उतरा पड़ा है। बस इतना ही विचार आया था मेरे मन में। जगमोहन के होठ सूख रहे थे। होठ पर जीभ फेरता हुआ बोला, हालांकि सारिका भाभी के चेहरे से कुछ भी अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन व्यक्ति की इस हद तक का कहाँ सोच सकता है। छत की आखिरी कमरे में जाकर सारिका भाभी दीवार की ओर इशारा करती हुई बोली थी, वो सामने रहे तुम्हारे दोस्त के दोस्त, मिल लो उन्हें। जगमोहन की आंखें एकाएक छलछला आईं। अपनी अश्रुधारा के बीच ही वह बोला, दीवार पर लगा श्रीधर का फोटो और उस पर फूलों की माला मेरे लिए एक अच्छा खासा विस्फोट था। यह जगमोहन आगे कुछ नहीं बोल पाया। जिस विस्फोट को मनमोहन ने झेला था, मैं भी उसे ही झेल रहा था। जगमोहन की आंखों में इस वक्त समंदर तैर रहा था, लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल शुष्क थीं। श्रीधर के लिए तो मैं पहले ही बहुत आंसू बहा चुका हूँ। अब अगर रोना भी चाहूँ तो शायद नहीं रो पाऊंगा। श्रीधर सुबह सवेरे नदी किनारे घूमने गया था। जगमोहन ने जरा सहज होते हुए बात जारी की। जाने कैसे नदी पर से उनका पैर फिसला था और वे नदी की लहरों के साथ ही बह गए। जगमोहन को यह बात सारिका भाभी ने ही बताई थी। जगमोहन पहले तो बताने से कतरा रहा था, परंतु मेरे सवाल का जवाब तो उसे देना ही था। श्रीधर क्या दूध पीता बच्चा था जो नदी पर से उसका पैर फिसल गया? मेरा सवाल भी तो बचकाना था। जो मैं पूछ रहा हूँ कि श्रीधर की मौत कैसे हुई? श्रीधर भला एक दिन में मरा है क्या? उसने तो मौत का एक एक कतरा पिया है और पिछले 20 वर्षों से वह इस जहर को बराबर पी रहा था। बच्चे बड़े हो रहे हैं श्रीधर, कुछ उनका भी सोच लो। मैं क्या सोचूं भला? मेरी तरफ से कुछ भी हो सोचूं भी, उसकी एक से एक घटिया बात बर्दाश्त करता हूं मैं, पर कहीं तो मुझे जुबान खोलनी पड़ती है। बस वही पकड़ लिया जाता हूं। मुझे मेरे एक ही शब्द को पकड़कर मुझ पर 100 इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। पिछले 20 वर्षों का खाता मेरे आगे खोल कर रख दिया जाता है। श्रीधर को बच्चों की तरह बिलखते देखा करता था। ऐसा क्यों है श्रीधर? भाभी ऐसी क्यों है? श्रीधर गहरे मैं डूब जाता है। मैं घंटों उसके पास बैठा रहता, शायद मेरी बात का जवाब दे पाए, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाता था या फिर देना नहीं चाहता था, पता नहीं। सारिका को श्रीधर ने खुद ही तो पसंद किया था। माँ और बाबूजी तो उन दिनों शिरडी गए हुए थे। एक रोज म्यूनिसिपल पार्क में घूम रहा था तो रमन बाबू सामने पड़ गए। अलका जीजी भी साथ थी। श्रीधर को देखते ही वे बोली, अरे कब तक ऐसे अकेले घूमते रहोगे? शादी ब्याह करा लो, जिंदगी सार्थक हो जाएगी। हाँ, जीवन की सार्थकता को यह शायद नहीं समझ पा रहा है। यही विचार आया था उसके मन में। एकाएक बोला था, अगर ऐसा ही है जीजी तो फिर मेरा जीवन सार्थक करने में मेरी मदद कीजिए ना। मुकरोगे तो नहीं? कदापि नहीं। अलका जीजी ने पक्का वादा ले लिया था। अगले रोज ही रमन बाबू और अलका जीजी उसे घर पर बुलाकर सारिका से उसका परिचय कराया था। यकीनन सुंदर चेहरे छलते हैं। श्रीधर ने तो यही मानने लगा है। अब विवाह के बाद घर की दहलीज के भीतर कदम रखते ही सारिका की पहली शर्त यह थी कि वह उसके साथ तभी रहेगी जब वह उससे घर से अलग हो जाएगा। श्रीधर जड़ हो गया था। रमन बाबू के घर पर श्रीधर से सारिका का पहला प्रश्न था, तुम्हारा सबसे फेवरेट व्यक्ति? मेरे माता पिता, उसके बाद मेरे दोस्त। श्रीधर मेरी और इशारा करता हुआ बोला था। श्रीधर मुझे भी जबरदस्ती साथ ले गया था। हालांकि मैंने बहुत मना किया था, लेकिन उसने साफ शब्दों में कहा था, माँ और बाबूजी यहाँ नहीं हैं, क्या तुम मेरे भाई की जगह नहीं ले सकते? और मेरा नंबर कौन सा होगा? सारिका भाभी मुस्कुराती हुई बोली थी। भाई, यह तो सोचना पड़ेगा, श्रीधर ने मजाक के अंदाज में कहा था। लेकिन यह अंदाज श्रीधर को इतना महंगा पड़ेगा वह सोच भी नहीं सकता था। इस घर से अलग श्रीधर चीखा था, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं माँ और बाबूजी के बिना नहीं रह सकता। जानती हूँ
और तुमने उन्हें जीवन में पहले नंबर पर रखा हुआ है, यह भी पता है मुझे। लेकिन अब पहले नंबर पर तुम्हें मुझे रखना होगा, और वह तभी हो सकेगा अगर तुम इस घर में से अलग हो जाओगे। श्रीधर अपना दुखड़ा लेकर मेरे पास आ पहुंचा तो मैंने स्पष्ट कहा था, अब तो यह समझौता तुम्हें करना पड़ेगा श्रीधर, वरना माँ और बाबूजी, क्या उन्हें छोड़ दूं? ट्रांसफ़र का बहाना बनाकर शहर चले जाओ। पास रहकर माँ और बाबूजी को खुशी न दे पाओगे। सारिका भाभी नहीं रह सकेगी उनके साथ। जाने किस रात श्रीधर इस गांव से विदा ले गया, मुझे भी पता नहीं चला। हाँ, जाने से पहले वह बाबूजी को अपना अता पता दे गया था। बाबूजी हार गए थे उसे पत्र लिख लिख कर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया था। बाबूजी ने मुझे ही कहा था कि मैं उसका पता करके आऊं। वे मुझे काफ़ी मानते थे। कहीं श्रीधर का मन भी तो नहीं बदल गया शहर जाकर, यही सोचकर मैं उसके पास गया था। श्रीधर ने बताया था कि उसके हाथ बाबूजी का कोई पत्र नहीं लगा। सारिका से पूछेगा तो वह बात और बढ़ेगी। थोड़ी देर के लिए श्रीधर बाहर गया तो मैं सारिका भाभी से बोला, आज़ादी का अर्थ यह नहीं होता भाभी कि अपनों से रिश्ते ही तोड़ लिए जाएं। जरा तमीज़ से बात करो। तुम्हारी औकात क्या है जो मुझसे ये सवाल करने जा रहे हो? श्रीधर से क्या रिश्ता है तुम्हारा? मैं अवाक था। सारिका भाभी पुनः उसी आवेश में बोली, जवाब दो, श्रीधर के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? अगर सच में तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता है तो मैं तुम्हारा सदका उतारूंगी। हाँ, ये दोस्ती जैसे रिजे रिश्ते, कल जाने को कितने दोस्तों की लंबी लाइन लग जाए और वे भाभी भाभी करते हुए रसोई घर के भीतर या फिर बेडरूम तक घुसते चले आएंगे। बात मेरे संबंध की नहीं है माँ और बाबूजी। बस, सारिका भाभी ने बीच में रोकते हुए हाथ आगे बढ़ा दिया था। दूसरों की आड़ मत लो। अपनी इस नई जिंदगी की मैं गांव के उस तबेले वाले घर में नहीं काट सकती। सारी बात इतनी स्पष्ट थी कि किसी तरह की सिफारिश, हमदर्दी या समझौते की गुंजाइश नहीं थी। पूरी रात छत के कमरे की कड़ियां गिनते कटी थी। श्रीधर भी सुबह जल्दी ही उठ गया था। उससे विदा लेते हुए लगा कम से कम थोड़ी देर और रुकने को कहेगा, लेकिन वह तो दरवाजे तक भी नहीं आया। बस एक झूठी मुस्कान एक पल के लिए उसके होठ फैले, फिर सिकुड़ कर रह गए। उसके बाद श्रीधर के पास जाने का सवाल ही नहीं उठा। जब कोई चीज़ मन से उतर जाती है तब दिमाग भी उसकी कोई तस्वीर नहीं बना पाता। श्रीधर की इस खामोशी के पीछे मुझे उसकी भी कायरता दिखाई दे रही थी। वक्त तेजी से निकलने लगा था। श्रीधर को लाख याद करने पर भी उसका केवल धुंधला सा चेहरा मेरे सामने आ खड़ा होता। उसका वो मासूम भोला सा चेहरा जाने कहाँ खो गया था। एक बार पुनः श्रीधर ने सामना हुआ। बाबूजी की पैरालिसिस का अटैक आया था। अम्मा ने मुझे संदेशा भिजवाया था कि श्रीधर को खबर दूं। अम्मा ने एक बात विशेष तौर से कहलवाई थी कि श्रीधर को आने के लिए नहीं कहना, केवल बताना कि उसे अगर थोड़ी बहुत शर्म होगी तो वो खुद ही चला आएगा। बहू आती है या नहीं, इससे किसी को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। श्रीधर से फ़ोन पर बात करते हुए मेरा मन स्वर कांप रहा था, लेकिन बात करते हुए मुझे स्वयं को लगा थे जैसे मेरा स्वर और अधिक कठोर हो गया है। बस इतना ही कहा था मैंने, बाबूजी को पैरालिसिस का अटैक आया है। आगे कोई शब्द नहीं निकला था मेरे मुंह से। मैं सुबह सवेरे अम्मा को सूचना देने चला गया कि मैंने श्रीधर को फ़ोन कर दिया है, परंतु वहां पहुंचा देखा श्रीधर बाबूजी के पांव पर अपना सिर रखकर सुबक रहा था। एक पल मेरी ओर देखा तो मेरे गले लगकर फूटकर रो पड़ा था। इस तरह तो कभी किसी बच्चे को भी रोते हुए नहीं देखा था मैंने। श्रीधर के लिए सब गिले शिकवे जाते रहे। बाबूजी ने तो सिर्फ ताउम्र कभी किसी की शिकायत नहीं की, फिर भला आज क्या कहते? बल्कि श्रीधर को देखते ही उनके चेहरे पर एक सुकून आ गया था। उस सुकून को साथ लिए ही बाबूजी उसी रात सदा के लिए विदा ले लिए गए। सारिका भाभी आई थी, उन्हें आना पड़ा था। लगा था बाबूजी के क्रियाक्रम के बाद लौट जाएगी, लेकिन नहीं, उन्होंने शहर न लौटने का निर्णय ले लिया था। चलो, उन्हें एहसास तो हुआ, सभी ने यही सोचा था, किंतु सारिका भाभी ने सबके सामने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था, गांव की इतनी बड़ी ज़मीन भला अपने हाथ से कैसे जाने दूं? अम्मा को तो 2 वक्त की रोटी हम बड़े शौक से खिला सकते हैं। श्रीधर शहर के सामान लिवाने चला गया था तो सारिका भाभी मेरी ओर इशारा करती हुई बोली, उस व्यक्ति को साथ ले आओ। बिना मतलब के तुम ऐसे लोगों के आगे पीछे घूमते हो। अब जब जरूरत आन पड़ी है तो ये लोग तुम्हारा साथ ना देंगे। मैं हैरान था, सारिका भाभी के आगे श्रीधर किस कदर खामोश हो जाता है। 3 दिन शहर में रुके थे हम। कितना ही छोटा बड़ा सामान सलीके से पैक करना था। गांव लौटे तो सारिका भाभी चाय का कप मेरी ओर बढ़ाती हुई बोली, चाय पियो और रास्ता नापो अपना। मत सोचना कि यहाँ कोई बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने हम पर। ध्यान रखना बाबूजी अब नहीं रहे, कहीं अम्मा से हमदर्दी जताने के बहाने तुम रोज यहाँ चले आओ।
सारिका भाभी का स्वभाव देखते हुए उधर कदम उठने बिल्कुल बंद हो गए थे। यूं भी मेरा तबादला हो गया था। कभी कभार श्रीधर से फ़ोन पर बात हो जाती थी। पिछले माह श्रीधर को फ़ोन किया तो तुरंत बोला, यार चले आओ ना, बहुत जी चाह रहा है तुमसे मिलने का। नहीं श्रीधर, फ़ोन पर ही काफ़ी है। भाभी के श्लोक सुनना क्या तुम्हें अच्छा लगने लगा है? नहीं रे, तुम्हारी भाभी यहाँ नहीं है। 2 रोज से शालिनी के यहाँ गई है। उसकी बेटी की शादी है। सारिका कल लौटेगी। तुम कम से कम एक रात तो मेरे पास रुक सकते हो। यार चले आओ, इनकार मत करना। और मैं सच में इनकार नहीं कर सका था। चंद घंटों में ही श्रीधर के पास था। श्रीधर चाय बनाने लगा तो मैं सीधे से बोला था, यार मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। अब भोजन तो 2 घंटे बाद मिलेगा। सारिका साग बनाकर रख गई थी। पराठे मैं बनाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा। श्रीधर जैसे कहीं भीतर तक अतृप्त था। चाय का प्याला घूंट भरते ही श्रीधर बाबूजी को लेकर शुरू हो गया था। सच में बहुत सीधे थे बाबूजी। सदा जीवन और उच्च विचार थे उनके। बहुत चाहते थे वे, लेकिन मैं उनके जीवन से उतना ही कट गया। सारिका की वजह से मैं उनसे दूर हो गया था। सारिका भाभी ऐसी क्यों हैं, एकाएक मेरे मुंह से निकल आया था। हालांकि यह सवाल मैं श्रीधर से पहले भी कई बार पूछ चुका था। यह सब उसे विरासत में मिला है, नहीं बदल सकती वह अपने को। श्रीधर बड़े शाप शब्दों में बोला, सारिका के लिए मैं किसी से शिकायत भी नहीं कर सकता। मैंने स्वयं ही उसे अपने लिए चुना था। सब लोग यह सोचते होंगे कि मैं अब तक सारिका से क्यों जुड़ा हुआ हूँ। दरअसल अब सारिका केवल मेरी पत्नी ही नहीं, 2 बच्चों की माँ भी है। मैंने सोचा था बच्चे हो जाएंगे, सारिका बदल जाएगी, किसी दूसरे के लिए उसके मन में प्यार जागेगा, लेकिन मात्र भ्रम था वह मेरा। कहीं कुछ नहीं बदला। बच्चे तो अपना जीवन जीने से ही कतराने लगे हैं। बिट्टू तो कभी किसी को घर पर लाया ही नहीं। वह साफ कहता है, पापा दूसरों के सामने तमाशा नहीं बनना हमें। आपने तो ज़िंदगी जी ली, हम दूसरों के सामने जिल्लत नहीं सह सकते। अब मम्मी को भी हम फेंक तो नहीं सकते। कितनी रातों बातों में कटी थी और कितनी नींद में पता नहीं। सुबह पूर्वता जल्दी ही उठ गया था। श्रीधर के उठने तक मैं लगभग तैयार हो चुका था। जूतों के तस्मे बांधते हुए मैंने कहा था, अब अगली बार कब मिलना हो पाएगा? जब तुम्हारी भाभी घर पर नहीं होगी, फ़ोन कर दिया करूँगा तुझे। श्रीधर हंस दिया था। श्रीधर अब भी मुझसे मिलने की इच्छा रखता है, इस बात से ही पर्याप्त संतोष मिला था मुझे। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कि श्रीधर ने पानी में कूदकर अपनी जान गंवा दी? आखिर सारिका भाभी ने ऐसी कौन सी इंतहा कर दी होगी जिसके आगे श्रीधर बिल्कुल हार गया? लगभग 2 माह बाद में सारिका भाभी के यहाँ चला गया। चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाया था। मुझे देखते ही सारिका भाभी ने बस इतना ही कहा था, तुम उस रोज यहाँ ना आए होते तो हालात शायद कुछ और होते। इस वक्त बात को मैं पूरी तरह से नहीं पकड़ पाया। ऋचा और वेणु मुझसे आकर लिपट गए थे। मैं देर तक उनको सहलाता रहा। इस बीच सारिका भाभी चाय ले आई। हम चाय पीते रहे, लेकिन हमारे बीच चुप्पी ऐसे पसर गई मानो श्रीधर की मौत के हम दोनों ही जिम्मेवार रहे हों। भाभी के प्रति कोई द्वेष मेरे मन में नहीं उमड़ रहा था। जो भी रहा हो, जैसे भी रहा हो, सारिका भाभी अब तो पछता रही होगी। रात लौटना चाहता था, लेकिन भाभी प्लेट में खाना ले आई थी। छोटी वाली तिपाई पर रखती बोली, खाना खाकर ऊपर वाले कमरे में सो जाना। मैंने बिस्तर लगा दिया है, सुबह जब चाहो चले जाना। तभी भाभी ने आंचल के पल्लू से बंधी एक चाबी मुझे पकड़ाई। वह श्रीधर की अलमारी की चाबी है। 2 रोज पहले कह रहे थे तुम्हें कुछ किताबें देनी हैं। वह कौन सी किताबें थी मुझे नहीं पता। अब चाहो तो कोई भी किताब ले जा सकते हो, तुम्हारे पास संभली रहेंगी। मैं बिना शौक के कब तक संभाले रखूं? जब पहले ही शौक नहीं रहा, अब जबरदस्ती कैसे पाल लूंगी? बच्चे अभी छोटे हैं। यकीनन श्रीधर की अलमारी देखने की मेरी उत्सुकता बढ़ गई। खाना खाकर मैं सीधे ऊपर चला गया। कुछ पल तो यूं ही अलमारी के बाहर लटक रहे उस छोटे से ताले को देखता रहा। श्रीधर ने अलमारी को ताला क्यों लगाया हुआ है? उस रोज तो इस पर कोई ताला नहीं था। ताला खोलते हुए मेरे हाथों में एक कंपन हुआ। धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता से लेकर मोहन राकेश के आधे अधूरे और भगवती चरण वर्मा के चित्रलेखा पर मेरी नजर गई। एकाएक किताबों के बिल्कुल ऊपर रखा एक लिफाफा मेरे हाथ में आ गया। लिफाफा पलटा तो उसके ऊपर अपना नाम देख चौंका था मैं। झट से लिफाफा खोला मैंने। एक छोटा सा कागज का पुर्जा था उसमें। तेजी से उस पर नजर दौड़ाने लगी। उस रोज तुम्हारे जाते ही सारिका आ गई थी। कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाती हुई बोली थी, रात कौन आया था? कोई भी तो नहीं, मैंने पूरे आत्मविश्वास से कहा था। लेकिन सारिका की मुस्कुराहट मुझे भीतर तक छेद गई थी। वे बिस्तर पर सिलवटें देख रही थी। जरा गिनो तो इन्हें, इन्हीं से पता चल रहा है कि रात यहाँ कोई आया था। जो औरत बिस्तर की सिलवटें गिन सकती है, कल को वह मेरी सांसें भी गिनेगी। तब नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा मैं।
कागज़ का वह पुर्जा मेरी मुट्ठी में भींचने को हो गया। यकीनन श्रीधर की मौत की जिम्मेदार सारिका नहीं, मैं हूँ। कागज़ के पुर्जे को जेब में ठूंसता हुआ, ना चाहते हुए भी कुछ किताबें उठा मैं नीचे चला आया। ऋचा और वेणु बरामदे में खड़े थे। मुझे देखते ही ऋचा मेरे पास चली आई। मेरे हाथ अपने हाथों में लेती हुई बोली, अंकल, कुछ लोग कहते हैं पापा ने आत्महत्या किया, क्या ऐसा हो सकता है? बड़ी मुश्किल से संभाला था मैंने खुद को, जुबान कहीं लड़खड़ा न जाए। इस इरादे से स्वयं को मजबूत करता हुआ बोला, नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं है। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। वो तो नदी पर से पांव फिसल गया था उसका। एक झूठ बोला था मैंने। जीव और आत्मग्लानि से भरा में लौट आया था। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।